आज अपन पढ़ रहे हैं भारत के मुख्य भौतिक विभागों में तीसरा विभाग, जिसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। दो भाग हमने पढ़ लिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तरी मैदान। दो भागों का अध्ययन हमने कर लिया है। भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था? 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था भारत को। हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तरी मैदान का वर्णन आ चुका है पीछे के 2 क्लासों में। आज अपन पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कि प्रायद्वीपीय पठार है वो भारत के किन भागों में स्थित है, उसकी क्या खास बात है। तो प्रायद्वीपीय पठार में सबसे पहली है इसकी स्थिति, आकृति और निर्माण। स्थिति का मतलब यह है कहाँ स्थित है, आकृति का मतलब इसका आकार कैसा है और इसका निर्माण किनसे हुआ है। समझ गए? स्थिति, आकृति और निर्माण का मतलब है स्थिति तो क्या तात्पर्य है कि यह कहाँ स्थित है। दूसरा, आकृति का मतलब इसका आकार कैसा है और निर्माण का मतलब इनका निर्माण कैसे या किन से मिलकर बना है। तो प्रायद्वीपीय पठार है वो उत्तर के मैदान के दक्षिण में स्थित है। उत्तर का मैदान जो हमने पढ़ा हिमालय पर्वत श्रृंखला के बाद में हमने पढ़ा था उत्तर का मैदान, और उत्तर के मैदान में हमने क्या पढ़ा था कि हिमालय पर्वत श्रृंखला और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में स्थित है, ऐसा पढ़ा था हमने। तो प्रायद्वीपीय पठार कहाँ है? उत्तर का जो मैदान है उसके दक्षिण में स्थित है और इसकी आकृति एक मेज के समान है। और जो मेज काम में लेते हैं ना उसके समान, टेबल मेज बोलते हैं, उसके समान प्रायद्वीपीय पठार की आकृति है। तो 2 बातें क्लियर हो गई। पहला यह कहाँ स्थित है, तो उत्तर के मैदान के दक्षिण में स्थित है। दूसरी बात, इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति मेज के समान है। फिर इसका निर्माण किया बना किनसे, तो यह किनसे बना है? पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से। शैलों का मतलब चट्टानों से। पुरानी जो क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें हैं उनसे बना है क्या? प्रायद्वीपीय पठार। और यह प्राचीनतम भूभाग है, बहुत पहले का पुराना भूभाग है। सबसे पुराना भौतिक प्रदेश यही है। तो यह आग्नेय क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों से बना है, प्राचीनतम भूभाग है, जो गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा है, गोंडवाना भूमि है, उसके टूटने और अपवाह का मतलब बहने के कारण बना है, बहने के कारण बना था। समझ गए? इसका निर्माण तीसरा है ना, स्थिति, आकृति और निर्माण। तो निर्माण कैसे हुआ? 3 तो चट्टानें, और कौन सी? क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित और गोंडवाना लैंड के टूटने और बहने के कारण यह बना। इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियां और गोलाकार पहाड़ियां। घाटियां तो कैसी है? चौड़ी, और छिछली का मतलब जो कम गहरी हो। छिछली का मतलब क्या है? जिनकी गहराई ज्यादा न हो। तो इस भूभाग में घाटियां है वो चौड़ी है और कम गहरी है, और पहाड़ियां है वो कैसी है? गोलाकार पहाड़ियां हैं। कैसी पहाड़ियां हैं? गोलाकार पहाड़ियां हैं। तो स्थिति, आकृति और निर्माण तीनों बातें स्पष्ट हो गई है। स्थिति का मतलब कहाँ स्थित है, तो उत्तर के मैदान के दक्षिण में स्थित है। आकृति है मेज के समान, बना किनसे है? पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। प्राचीनतम भूभाग है, गोंडवाना लैंड के टूटने और बहने के कारण बना है, अपवाह के कारण बना है। और इसमें जो घाटियां है वो चौड़ी और छिछली है, और पहाड़ियां है वो कैसी है? गोलाकार पहाड़ियां है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसको प्रायद्वीपीय पठार है उसके 2 भाग किए गए हैं। एक भाग है मध्य उच्च भूमि और दूसरा भाग है दक्षिण का पठार। प्रायद्वीपीय पठार है उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग कहलाता है मध्य उच्च भूमि, दूसरा भाग कहलाता है दक्षिण का पठार।
पहले है मध्य उच्च भूमि। तो मध्य उच्च भूमि कहाँ पर है? नर्मदा के उत्तर में स्थित। नर्मदा क्या चीज है? नर्मदा है नदी, इसका नाम है नर्मदा नदी का। तो नर्मदा नदी है, उसके उत्तर में जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग स्थित है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है वो भूभाग क्या कहलाता है? मध्य उच्च भूमि कहलाता है। समझ रहे हो? मध्य उच्च भूमि किसे कहते हैं? नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का जो भूभाग स्थित है वो मध्य उच्च भूमि कहलाता है। और इसके अंदर कौन कौन आते हैं? मध्य उच्च भूमि में मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार, ये तीनों पठारी भाग मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं या मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत माने जाते हैं। कौन कौन से? मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार, तीनों पठार आते हैं। प्रायद्वीपीय पठार है, उसका एक भाग है मध्य उच्च भूमि, उसके अंतर्गत आते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी यहाँ की मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं। अरावली पर्वतमाला सुना है नाम, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी दोनों किसके अंतर्गत आती है? इस मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत आती है। इस भाग में जो नदियां हैं वो है चंबल, बेतवा, सिंध और केन। चार नदियों के नाम है। कौन कौन सी है? चंबल, बेतवा, सिंध और केन नदियां हैं। वो नदियां क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। कौन कौन सी? चंबल, बेतवा, सिंध और केन नदियां हैं, वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। तो मध्य उच्च भूमि पहला भाग समझ गए। मध्य उच्च भूमि क्या है? नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार की जो भूभाग है वो कहलाता है मध्य उच्च भूमि। इसके अंतर्गत मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार आता है। और यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, वो भी इसके अंतर्गत ही है। मुख्य नदियां है वो है चंबल, बेतवा, सिंध और केन। ये नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। दूसरा भाग है इसका दक्षिण का पठार। तो दक्षिण का पठार है वो त्रिभुज के आकार का है। जिस प्रकार अपन गणित में पढ़ते हैं ना, त्रिभुज की आकृति, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तो वो दक्षिण का पठार भी कैसा है? उसका आकार भी त्रिभुज के समान है। और यह नर्मदा के नदी है, उसके दक्षिण में स्थित है। देखो मध्य उच्च भूमि तो है उत्तर में, मध्य उच्च भूमि का भूभाग है वो तो नर्मदा के उत्तर में स्थित है, और दक्षिण का पठार का भूभाग है वो नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। और यह क्या है? इससे बड़ा है। प्रायद्वीपीय पठार का यह भाग ज्यादा बड़ा है। मध्य उच्च भूमि से बड़ा भाग है दक्षिण का पठार। तो दक्षिण का पठार है, उसकी आकृति त्रिभुजाकार है और यह नर्मदा के पश्चिम में स्थित है। और यह भाग क्या है? मध्य उच्च भूमि से बड़ा भाग है। दक्षिण का पठार है, उसकी आकृति तो त्रिभुजाकार है, यह नर्मदा नदी है उसके दक्षिण में स्थित है। और जो पहला भाग हमने देखा मध्य उच्च भूमि, उससे क्या है? ये बड़ा है। तो पहले है इस पठार की मुख्य पहाड़ियां और श्रृंखलाएं। श्रृंखलाएं का मतलब पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी है और पहाड़ियां कौन सी है। तो दक्षिण के पठार के उत्तर में इसके चौड़े आधार पर, उत्तर में इसका आधार चौड़ा है, चौड़े आधार पर क्या है? सतपुड़ा की श्रृंखला है। यहाँ पर सतपुड़ा नाम लिए लिखा गया है। चौड़े आधार पर क्या है? सतपुड़ा की श्रृंखला है। सतपुड़ा किसका नाम है? पर्वत श्रृंखला का नाम है। मध्य दक्षिण का पठार है, इसका उत्तर में आधार चौड़ा होने के कारण सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखला है। और सतपुड़ा के अलावा महादेव, केम्बूर की पहाड़ी और मेहकाल की पर्वत श्रृंखला मुख्य है। ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं दक्षिण के पठार में। सतपुड़ा, महादेव, केमूर और मेहकाल की पर्वत श्रृंखलाएं हैं।
इस पठार का एक भाग है उत्तर पूर्व में भी है, उत्तर के साथ साथ कहां पर है, उत्तर पूर्व में भी है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार और उत्तर में कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। स्थानीय रूप से का मतलब है यहाँ के लोग, जहाँ पर स्थित है वहाँ के लोग हैं वो मेघालय की पहाड़ियां कहते हैं, कार्बी एंगलोंग की पहाड़ी पठार है और कचार की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस हिस्से में पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ये याद रखना भाई, 3 मुख्य पर्वत श्रृंखला है जिनका नाम है गारो, खासी और जयंतिया। कहां पर है ये? प्रायद्वीपीय पठार का दूसरा भाग दक्षिण का पठार। तो दक्षिण के पठार में ये जो सतपुड़ा है, मैकाल है, कैमूर है, ये तो है ही है। इनके साथ साथ पश्चिम से पूर्व की ओर 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनका नाम है गारो, खासी और जयंतिया। मैप में देखेंगे, जब अपन मैप करेंगे तब तीनों का वर्णन याद रखना, कई बार मानचित्र में पूछ भी लेते हैं। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो वैसे तो कहां पर है? दक्षिण के पठार में है, और इनकी स्थिति मैप में जब अंकित करेंगे तब और स्पष्ट कर देंगे। और यहाँ की मुख्य नदियां और ढाल, तो इसका ढाल ज्यादातर कहाँ है? पूर्व की तरफ है। दक्षिण के पठार का ढाल कौन सी दिशा में है? पूर्व की तरफ है। और यहाँ पर जो नदियां हैं वो महानदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी और गोदावरी। दक्षिण के पठार में बहने वाली नदियों के नाम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी है। वो इस प्रदेश की मुख्य नदियां हैं और इसका ढाल कौन सी दिशा में है? पूर्व की ओर होने के कारण। ढाल का मतलब ढलान, इसका ढाल कौन सी दिशा में है? पूर्व दिशा की ओर होने के कारण यहाँ पर बहने वाली ज्यादातर नदियां हैं वो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पूर्व की ओर ढाल होने के कारण। प्रश्न हमसे पूछ ले, दक्षिण के पठार की अधिकतर नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में क्यों गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने का कारण क्या है? दक्षिण के पठार का ढाल कौन सी दिशा में है? पूर्व की दिशा में है, और पानी हमेशा कहा जाता है ढाल की तरफ ही बहता है। तो ये नदियां अरब सागर में गिरती है। कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। देखो नदियां तो मुख्य कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी। नदियों के नाम तो आए हैं 6, लेकिन इनमें से 4 नदियां कौन कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, वो कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। और 2 नदियां नर्मदा और तापी, ये कहाँ जाती है? अरब सागर में। तो कई बार प्रश्न आ जाता है निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं और 4 के नाम दे दे, तो उनमें से 2 नदियां ये आएगी। कौन कौन सी? नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी है वो तो गिरती है कहाँ पर? अरब सागर में। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये गिरती है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिरने का कारण क्या है? दक्षिण के पठार का ढाल कहाँ पर है? पूर्व की ओर होने के कारण ये नदियां कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। केवल 2 ही नदियां नर्मदा और तापी कहाँ बहने वाली? दक्षिण के पठार में बहने वाली नदियों में केवल 2 नदियां नर्मदा और तापी है, वो गिरती है अरब। दक्षिण का जो पठार है उसका तीसरा भाग पढ़ रहे हैं अपन। सबसे पहले हमने पढ़ा स्थिति, आकार और निर्माण, उसके बाद में मुख्य भाग, और अब तीसरा हिस्सा है घाट। तो दक्षिण का पठार है उसमें 2 घाट है। दक्षिण के पठार के पश्चिमी और पूर्वी सिरे पर क्रमशः, यानी पश्चिमी सिरे पर जो स्थित है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी सिरे पर जो स्थित है वो पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। याद रखना दक्षिण का पठार है उसके पूर्वी हिस्से पर स्थित भाग को पूर्वी घाट और पश्चिमी हिस्से पर स्थित घाट को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पहले है पश्चिमी घाट।
पश्चिमी घाट कौन सा है? देखो अपन अगर मानचित्र देखें, अपन भारत का जो मानचित्र देखेंगे तो नीचे से भारत का मानचित्र ऐसे आएगा। ये नीचे से भारत के मानचित्र का हिस्सा है और यहाँ पर जो पश्चिमी भाग में स्थित है वो तो क्या है? पश्चिमी घाट है। और पूर्वी भाग में स्थित है वो पूर्वी घाट है। तो ये तो है पश्चिमी घाट, ये तो क्या है? पश्चिमी घाट। अंदर की तरफ बोल रहा निशान किया है मैंने, और ये अंदर की तरफ है पूर्वी घाट। समझ गए आप? दक्षिण के पठार का जो पश्चिमी हिस्सा है वो पश्चिमी घाट है और पूर्वी हिस्सा है वो पूर्वी घाट है। पहले चर्चा हो रही है किसकी? पश्चिमी घाट की। तो दक्षिण का पठार का पश्चिम की तरफ ऊपर उठा हुआ किनारा, पश्चिम दिशा में ऊपर उठा हुआ किनारा क्या कहलाता है? पश्चिमी घाट कहलाता है। और यह पश्चिमी तट के समानांतर है। आपका जो पश्चिमी तट है उसके बराबर, उसके समान अंतर में है और यह लगातार है। लगातार का मतलब है बीच में कटा फटा टूटा फूटा हुआ नहीं है। जैसा कि पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट जगह जगह पर कटा हुआ है, ये कटा हुआ नहीं है, लगातार है। और यहाँ पहुंचने के लिए केवल दर्रों के द्वारा ही इनमें आया जाया जा सकता है। दर्रे मैंने बताए थे क्या होते हैं? पहाड़ों के बीच में जो दून बताई थी ना, गहरी घाटियां, तो वो दर्रे हैं। दर्रे के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? पश्चिमी घाट में आवागमन कर सकते हैं, आया जाया आवागमन। इसकी ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई कितनी है? 900 से 1600 मीटर है। और यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है। पर्वतीय वर्षा का मतलब पर्वतों के कारण होने वाली वर्षा। पर्वतों के कारण कैसे होती है? देखो, यह वर्षा पश्चिमी घाट पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने से होती है। पश्चिमी घाट पर आर्द्र हवा टकराकर ऊपर उठती है और उन पर्वतों के कारण वहां वर्षा होती है, तो इसलिए इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। यह घाट की ऊंचाई है उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती है। जैसे अपन उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई है वो बढ़ती जाती है। यह प्रश्न याद रखना, कई बार परीक्षा में छोटे प्रश्नों में आता है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसका नाम है अन्नाईमुड़ी और इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। इसके बाद में दूसरा पर्वत शिखर है डोडा बेटा जिसकी ऊंचाई है 2633 मीटर। ये तो 1 नंबर पे है और ये 2 नंबर पे है। तो कई बार प्रश्न पूछते हैं, हो सकता है आपके प्रश्नों में आ गया है, वैसे अदर में हो भी। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? या तो पश्चिमी का या पूर्वी का। पश्चिमी का पूछे तो अन्नाईमुड़ी, ऊंचाई है 2695 2695 मीटर। और पूर्वी का पूछे तो पूर्वी का आएगा अभी महेंद्रगिरी 1500 मीटर। पूर्वी घाट का पूछे तो महेंद्रगिरी और पश्चिमी घाट का अन्नाईमुड़ी। दूसरा भाग है पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिम की तरफ ऊंचा उठा हुआ भाग है, यह समानांतर लगातार है, इसमें दर्रों के द्वारा ही आवागमन हो सकता है। इसकी ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है। क्यों? कि पश्चिमी घाट पर आर्द्र हवा टकराकर ऊपर उठती है तो पर्वतों के कारण वर्षा होती है। इस घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अन्नाईमुड़ी है। 2 नंबर पे डोडा बेटा है। तीसरा है पूर्वी, दूसरा भाग है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट है वो दक्षिण के पठार के पूर्वी किनारे पर स्थित है। तो ये बात तो पहले ही हो गई, पश्चिमी किनारे पर स्थित है वो पश्चिमी घाट है और पूर्वी किनारे पर स्थित है वो पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट पूर्वी किनारे पर है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है और यह महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ है। यह विस्तार है इसका, महानदी घाटी से लेकर कहां तक है? नीलगिरी तक है।
यह अनियमित है। अनियमित होने का मतलब लगातार नहीं है। देखो अगर दोनों में अंतर पूछे हमें, पश्चिमी और पूर्वी घाट में दोनों में अंतर पूछे तो अंतर आ गया ना। पश्चिमी घाट तो क्या है, लगातार है, पूर्वी घाट है अनियमित। अनियमित होने का मतलब क्या है कि यह जगह जगह पर कटा हुआ है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली या बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, आने वाली नहीं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने क्या कर दिया है, जगह जगह पर पूर्वी घाट को काट दिया है, इसलिए यह अनियमित है और यह क्या है, लगातार है। इसका सबसे ऊंचा शिखर का नाम है महेंद्रगिरी, यह भी याद रखना। पश्चिमी घाट का आया था अन्नाईमुड़ी और पूर्वी घाट का है महेंद्रगिरी। यह सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, इसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। पूर्वी घाट दक्षिण पश्चिम में सेवराय और जावेडी की पहाड़ियां भी स्थित है। यहाँ पर सेवराय और जावेडी की पहाड़ियां भी यहाँ पर स्थित है। उसके बाद में टॉपिक है उपजाऊ मृदा। तो दक्षिण का पठार है, वहां की मिट्टी कैसी होती है, उपजाऊ होती है। उपजाऊ होने का कारण क्या है, यह लावा निर्मित मृदा है, लावा से बनी हुई मृदा है और इसे दक्कन ट्रेप के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाए दक्कन ट्रेप किसे कहा जाता है, तो दक्कन ट्रेप किसे कहा जाता है, प्रायद्वीपीय पठार में लावा निर्मित उपजाऊ मृदा को दक्कन ट्रेप कहा जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की जो मृदा है वो लावा से बनी हुई होती है। लावा किसे कहते हैं, ज्वालामुखी जब निकलता है तो उसमें जो कंकड़ पत्थर लावा वगैरह निकलते हैं वो, तो उनसे बनी हुई मिट्टी है और उससे बनी हुई मिट्टी है, इस कारण वो क्या है, उपजाऊ है, इसलिए इसे दूसरा नाम दिया है दक्कन ट्रेप। दक्कन ट्रेप के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार के वर्णन में ही आगे है खनिज संपदा। देखो हमने जब इसका शुरुआत की थी इस बार की, तो हमने ये बात चर्चा की थी कि इसका निर्माण किनसे हुआ है, आग्नेय रूपांतरित और पुराने क्रिस्टलीय चट्टानों से हुआ है। शुरुआत में ये बात कही थी। तो यह आग्नेय चट्टानों से निर्मित होने के कारण या यहाँ पर आग्नेय चट्टानों की उपस्थिति होने के कारण यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, खूब खनिज संपदा पाई जाती है। आग्नेय चट्टानों की उपस्थिति के कारण, क्योंकि आग्नेय चट्टानें प्राचीनतम चट्टानें, इनसे बने होने के कारण यहाँ पर विपुल खनिज संपदा या खनिज संपदा के भंडार पाए जाते हैं। तो ये हो गया भारत के भौतिक विभागों में तीसरा विभाग, जिसका नाम था प्रायद्वीपीय पठार। अलग अलग पॉइंट वाइज हो गया है। सबसे पहले हमने चर्चा की इसकी स्थिति, आकार और निर्माण की, उसके बाद में उसके दो भागों की। दो भाग कौन से, मध्य उच्च भूमि और दक्षिण का पठार, फिर यहाँ की मुख्य पहाड़ियां और श्रृंखलाएं की चर्चा हुई, फिर यहाँ की नदियां और डाल की, फिर इसके घाट की, घाट थे दो, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, फिर यहाँ की उपजाऊ मृदा और फिर खनिज संपदा। तो इन टॉपिकों के आधार पर भारत के भौतिक प्रदेशों का तीसरा भाग है, जो प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है, वो कंप्लीट हो गया। सबसे पहला पढ़ा था अरावली पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा है पढ़ा है जो अभी प्रायद्वीपीय पठार, और कल पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल।